अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हमेशा की तरह हरमीत सिंह जो कि इस्लामाबाद में है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक द होल टीम। इसलिए क्योंकि इसके बाद या तो तनकीद शुरू हो जाएगी या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा हमारा शो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में अगर ये बात कोट नहीं करूँगी तो मैं गलत करूँगी। आपको याद होगा हरमीत के पास जाने से पहले कि हमने कल रेडियो काल में दिन बनाया था। हम अपने कैलेंडर को देखें, अपनी मशीनरी को देखें, अपनी इजादात को देखें, अपने इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मगरिब से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल भी करते हैं और बुरा भी नहीं समझते। तो अगर अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से अपने माँ बाप के लिए मोस्ट ऑफ द ऑल, टॉप ऑफ द ऑल अपने मोहब्बत करने वालों के लिए टाइम निकाल के एक फूल लेके जाके मोहब्बत का इजहार करेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम माई साइड। फौरी तौर पर चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। हरमीत पाजी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे सुहा आपने दुरुस्त फरमाया कि एक घुटन ज़दा माहौल में जहां हर सुबह की शुरुआत कहीं ना कहीं महंगाई की तूफ़ान से होती है और अगर हम देखें नफरत होगा ये बाज़ार गर्म है, अगर उसमें एक दिन भी मोहब्बत के नाम मनाया जाता है तो फिर उसमें कौन सी बुरी बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं है, आपके पास इसको मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन साथ साथ ये बात है कि वैसे मोहब्बत शुरू होती है चॉकलेट्स और लाल गुलाब से और फिर ख़त्म होती नहीं तब तक जब तक आपके पास पैम्पर का पैकेट ना हो और साथ में लाल टमाटर ना हो और जब तक आप परलोक ना सुधारे तब ये सिलसिला फिर जारी रहता है। वैसे लेकिन बहरहाल तमाम तर लोगों को जहां दुनिया भर में देखने वाले हैं उनको वैलेंटाइन डे की बहुत सारी मुबारकबाद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप मुझे पता था कि एक रियलिटी चेक आप ज़रूर देंगे मोहब्बत करने वालों के लिए। काम पैगाम के मोहब्बत का आगाज़ तो गुलाब के फूल से होता है लेकिन इख्तिताम जो कि होता नहीं है, लेकिन अगर मोहब्बत अंजाम को पहुंचती है तो आपने उसकी सही डिपिक्शन की है। ऑल दो मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत मनाने का दिन है, वैसे तो हर रोज़ ही आपको मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, लेकिन अगर मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम नहीं निकल रहा तो आज थोड़ा सा टाइम निकालें उन तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो ज़रूर मनाएगा आज का दिन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम आपको बताते हैं कि कल पाकिस्तान सुपर लीग की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद मुल्तान में किया गया और उस पूरी तकरीब को, ऑल दो मैच को मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन तकरीब मैंने पूरी देखी है, बिकॉज मुल्तानियंस जो हैं वो जितना कल इंजॉय कर रहे थे, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। पहले एंथम पेश किया गया, फिर उसके बाद आयमा बेग और साहिर अली बग्गा ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया और हमारा कौमी तराना जो है वो आयमा बेग ने वहाँ पर गाया और उसके बाद लोगों ने बहुत एंजॉय किया। स्टेडियम में जो क्राउड था वो भी देखने की साथ निस्बत रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी लाहौरियों ने बहुत मिस किया इस चीज़ को कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए था। HPL पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 8वां सेशन है और लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे। ऑल दो इस दफ़ा हरमीत मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पर कंपैरेटिवली कम तनकीद की गई, वरना आपको पता है हमेशा इफ्तिताही तकरीब हो या एंथम हो वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ ही जाता है आम आवाम की तरफ से। लेकिन इस दफ़ा कल की तकरीब को लेके सारे लोग काफ़ी खुश हैं और ये तकरीब वाकई बड़ी शानदार थी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैंने कल देखी थी, लाइव जैसे चल रही थी और रंगारंग ये तकरीब बड़ी खूबसूरत भी थी और साथ में आपने मुख्तलिफ सिंगर्स का जिक्र किया तो हर एक ने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन तरीके से दी और हम देख रहे थे कि एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा थी। और दूसरी बात, तनकीद का सिलसिला कभी थमता नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि कल फिर कुछ ना कुछ, अगर मैं सॉन्ग की बात करूं, तराने की बात करूं जो PSL का है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल काम होता है एक सॉन्ग को तैयार करना, म्यूजिशियन का काम, फिर उसको लिखना, फिर एडिट करना, उसको फिल्माना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। अगर आप किसी की तारीफ कर दें तो कम से कम उसका जो दिल है वो नहीं टूटता, दुखता नहीं है, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है अगर आप उस फील्ड की तरफ जाती हैं। तो बहरहाल मुझे कल ये जो तकरीबात का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ बड़ा मज़े का था और फिर हम मैच की जानिब अगर हम देखें तो फिर शुरुआत मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की हुई और कहीं ना कहीं लाहौरियों की जीत हुई। वैसे कहीं ना कहीं नहीं, यकीनन लाहौरियों की जीत हुई है और लाहौर ही इस बात पर काफ़ी खुश है। बड़ा वार्म वेलकम करें पाकिस्तान सुपर लीग और बेस्ट ऑफ लक। अगर हमदर्द की बात करें तो शाहीन अफरीदी भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी थोड़ा सा खिताब किया। उसके बाद मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी वही मौजूद थे, उन्होंने भी बातचीत की लोगों से और ख़ासतौर पर मीडिया से भी बात की उन्होंने। और उसके बाद नजम सेठी ने भी खिताब किया और बहुत सारे खिताब थे, लेकिन ऑल दो जो लोगों ने मोस्ट इन्जॉय किया वही इन सब लोगों की परफॉर्मेंस थी, जो कि हमने एंथम देखा है पाकिस्तान सुपर लीग का,
उसको जिन्होंने फिल्माया, जो लोग करेक्टर्स के तौर पर उस गीत में थे और उस एंथम में थे, उन्होंने लाइव भी परफॉर्म किया। उसके बाद आयमा बेग और साहिर अली बग्गा ने भी परफॉर्म किया। आतिशबाजी का जो शानदार मुजाहिरा हमने दिखाया है वो सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और खचाखच भरा हुआ था पूरा मुल्तान का स्टेडियम और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। अमन की एक किरण है और पुरअमन तरीके से इनेकाद किया गया इस इफ्ताही तकरीब का। सो होप फॉर गुड कि हमारी टीम्स अच्छा खेले भी। और पाकिस्तान में अब ये जो क्रिकेट के थ्रू हमेशा हमने देखा है कि स्ट्रेसफुल माहौल में हमेशा क्रिकेट ही हमारा एक वाहिद सोर्स होती है जो थोड़ा माहौल को लाइट करती है, थोड़ी हैपनिंग, थोड़ी खुशी, थोड़ा आप ऐसे देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी आपको स्ट्रेस माहौल से निकल कर कुछ एक्टिविटी और कुछ हैपनिंग देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। तो हम वार्म वेलकम करते हैं क्रिकेट का और इस तकरीब का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में आपको टॉप स्टोरीज बताते हैं। टॉप स्टोरीज में $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है? आपको पता है कि $1 मिलियन को है वो ये है कि इलेक्शंस कब होंगे। और इलेक्शन के लिए अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट की जानिब से 90 दिन के अंदर तो पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से एम्फसाइज किया गया हाई कोर्ट की जानिब से कि फौरी तौर पर तारीख दी जाए, शेड्यूल जारी किया जाए। और कल के रोज़ ही आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास में तलब किया गया है, लेकिन PDM और नून लीग की जानिब से मुकम्मल तैयारी है कि किसी न किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शंस डिले करे जाए। लेकिन अब हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सिचुएशन क्या होती है, इस पर आज अपने सीनियर एनालिस्ट के साथ डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आज़ाद कश्मीर से आपको अपडेट करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हो रहा है विंटर फेस्टिवल, और विंटर फेस्टिवल तो लाहौर, ये तो पता नहीं हरमीत, मुझे नहीं समझ आया हमारे साथ हुआ क्या है। मुझे लगता है गिनती के 10 दिन की सर्दी लाहौर में आई है, गिनती के 10 दिन की। अभी तो पूरे जोड़े भी नहीं भरे थे आम आवाम ने और सर्दी भरपूर इंजॉय भी नहीं की थी। इस वक्त आपको पता है टेम्परेचर 23-24 पर तो आराम से चला जाता है, 1-2 दिन में तो गया भी है। तो हम तो सर्दी से महरूम हो गए हैं। इस्लामाबाद का हाल आप बता दें कि इस्लामाबाद में फ़िलहाल सर्दी है। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ पे भी वैसे हालात नहीं है। फरवरी का महीना बड़ा अच्छा गुजरता था, सर्दी होती थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि गर्मियाँ जो हैं यहाँ पे भी दस्तक दे चुकी हैं। और अगर आप धूप में, नॉर्मली तो ये होता था कि मैं शो ख़त्म करने के बाद बाहर ही बैठ जाता था धूप में, लेकिन अब ये हालात है कि आप धूप में उसी तरह नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे भी गर्मियों ने दस्तक दे दी। और आपकी बात दुरुस्त है कि गर्मियों ये सर्दियों का जो दौरानिया था वो बहुत कम होता चला जा रहा है। और वैसे अगर मैं कहूँ तो मेरा फेवरेट सीज़न है, मज़े का होता है, आप आराम से रात भी गुजारते, नींद भी बड़ी अच्छी आ जाती है, कहीं लाइट की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गर्मी आती है तो फिर बहुत सारे मसाइल जो है अपने साथ, मच्छरों का जो है वो वेलकम करते हैं हमें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो जो रात है वो बड़ी मुश्किल से गुजरती है, और सुबह की शुरुआत फिर दोपहर में बाहर निकलना या वॉक करना, बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। खबर भी इससे कनेक्ट कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं हरमीत, अगली खबर भी इससे कनेक्ट कर लेते हैं। आप देखें अब गर्मी आने वाली है, 9 महीने की गर्मी पाकिस्तान में होती है मोस्टली, अगर मुख्तलिफ सिटीज़ की बात की जाए। अब ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है? एसी का। एसी किससे चलता है? बिजली से। बिजली हो गई है महंगी, और अगली खबर भी यही है। टॉप स्टोरीज में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि IMF के मुतालबात, जो डू मोर का मुतालबा IMF करके वापस चला गया है, मुज़ाकरात ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, गर्मी अभी आई नहीं, लोड शेडिंग का इंदिया भी दिया गया है, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उसके बाद हर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, आम घर, ऑफिसेज, हर किसी को ये डबल से ट्रिपल हो सकते हैं ये नर्ख, ख़ासतौर पर बिजली के, जिसको बाकायदा तौर पर महंगी करने की मंजूरी अब दे दी गई है, क्योंकि ये IMF का मुतालबा जो कि हमें पूरा करना है, अगर हमें वो किस्त चाहिए जो कि कर्जी मुआहदे को बहाल कर सके। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा एक डिटेल सेगमेंट तो करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ हमने इस चीज़ से किया है, लेकिन एक हम आज हाफिज़ इमरान साहब को लाइन पर अपने साथ लेंगे, कुछ टेक्निकलिटीज़ पर बात करेंगे कि अगर हमारी टीम ने ओपनिंग इतनी अच्छी दी है लाहौर कलंदर्स की, अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों तक लाहौर कलंदर्स जीत के लिए काफ़ी पुरुमीद रहा है, लेकिन जीतता नहीं रहा। लेकिन आज पहला मैच ही जीत के जो एक विक्ट्री दिखाई है, वो विक्ट्री बरकरार कैसे रखनी है, मुल्तान सुल्तान्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको हम डिटेल में पाकिस्तान सुपर लीग को लेके, ये स्पोर्ट्स का सेगमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के एक माहिर तालीम है जिन्होंने ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया है, और अवार्ड जो है बेसिकली उन्होंने बरतानिया में लिया है, और उनकी क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं, क्या उनके क्रेडिट्स हैं, उनकी विक्ट्रीज़ क्या क्या है, अब तक कैसे उन्होंने माहिर तालीम के तौर पर वहाँ पर काम किया, और वो यहाँ पर क्या काम करना चाहते हैं, इस हवाले से भी हम उनसे डिटेल से बात करेंगे। सो ये टॉप स्टोरीज हैं जो कि हमने आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करनी है। चलिए जी, अब आपको देते हैं डेली डोज। आज करते हैं आपको पहली डेली डोज की खबर जो है, ऑब्वियसली इट्स अ डे, इट्स वैलेंटाइंस डे। तो हम आपको पहली खबर देंगे। दुनिया में आपको पता है एक जजीरा
देखा गया और वो जजीरा जो है वो हार्ट शेप का है, मतलब दिल का बना हुआ है। अब पहली दफ़ा वैलेंटाइंस डे के मौका पर क्रोशिया, बेसिकली आपने सुना होगा, वहाँ पर ये जजीरा है और अब इस जजीरे का कुछ हिस्सा, पूरा दिल नहीं, कुछ हिस्सा जो है वो फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने दिन का इंतखाब दिल किया। बराए फरोख्त मतलब, हाँ, दिल जजीरा बराए फरोख्त, लेकिन ये वैलेंटाइंस डे के ट्रक पे हम मौका देखते हैं ना, वैसे हाँ, ट्रकों पे लिखा होता है बड़े खूबसूरत से, हाँ, या तो शायरी होती है या इस किस्म के अल्फाज का चुनाव जो है वो किया जाता है। लेकिन बहरहाल आप जजीरे को आप देखें तो बड़ा खूबसूरत है वैसे, बिल्कुल अगर आप शेप जो उसकी है कहीं ना कहीं ग्रीन, लेकिन हाँ शेप बिल्कुल उसी तरह ही है। अच्छा, आपको पता है, अब गेस व्हाट, चले जी, अब अगर आप मोहब्बत करने वाले हैं, वैलेंटाइंस डे पे अपने किसी मोहब्बत करने वाले को तोहफा देना चाहते हैं, तो जेब हल्की करने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है $18.5 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 5 अरब रुपए बनते हैं। और अब ये पूरा जजीरा जो दिल की सूरत का है, ये बराए फरोख्त नहीं है, अभी सिर्फ इसका कुछ हिस्सा बराए फरोख्त है। तो अब अगर उन्हें वैलेंटाइंस डे पे इसको अनाउंस किया है कि हम इसको बेचने के लिए तैयार हैं, तो अब देखना ही है कि इसको खरीद कर गिफ्ट कौन देता है और किसको देता है। अरमीत, ये क्वेश्चन मार्क है। खरीदने वाले बहुत सारे हैं और बड़े दिल वाले भी बहुत सारे हैं, और कहीं ना कहीं किसी खुशनसीब को ये तोहफा मिल भी जाएगा। और वैसे अगर हम देखें तो वैलेंटाइन डे यहाँ पे तो उस तरह रुझान नहीं है, लेकिन हम बाहर जब जाते हैं तो बड़ी सेलिब्रेशंस और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो होती हैं, और कहीं ना कहीं इंतज़ार होता है महबूब को, महबूबा को। और ये जो सिलसिला है, अब मैं आ रहा था तो हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद की सड़कों पर भी कहीं ना कहीं लाल गुलाब थामे हुए ख़वातीन जो थी वो आपको ट्रैफिक लाइट पर नज़र आएंगी। लेकिन बहरहाल जजीरे की बात हो रही तो भाई वाई नॉट, खरीदार बहुत सारे और किसी न किसी को तोहफा भी मिल जाएगा। रेड अलर्ट एवरीवेयर। आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, लाहौर में भी सिचुएशन यही है। आपको अच्छे अच्छे बालून्स, रेड कलर के, वाइट कलर के, फ्लावर्स, बुकेस हर जगह नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हैपनिंग आपको देख के अच्छा लगता है। मतलब गुलाब का फूल एक वाहिद ऐसा फूल है हरमीत कि उसको देखकर आपको वैसे ही आप खिल जाते हैं, आपको उसकी खुशबू अच्छी लगती है, आपको वैसे खुशी आ जाती है। और उसका कलर कितना अट्रैक्ट करता है, टमाटो रेड। टमाटो। हाँ जी, तो बस फिर आप इस दिन का इस्तेमाल करें। और आज फूल किसी को नहीं तो चले अपने आप को दे दें, अपने आप से मोहब्बत कर लें। ये भी एक चीज़ है जो हम सबसे निगलेक्ट करते हैं। अच्छा हरमीत, मुझसे ना किसी ने पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में 5 अहम चीज़ें जो है ना वो बताएं कि कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं या अभी स्टूडियो में मौजूद किसी बंदे से सवाल करूं कि आपकी ज़िंदगी के 5 अहम चीज़ें बताओ, कुछ जॉब बता देगा, घर बता देगा, अपने पेरेंट्स बता देगा, अपने लव वर्ड्स बता देगा, जो भी पूरी 5 बंदों की लिस्ट बताएगा ना, आपको पता है कि आप किसी इंसान से पूछे कि आपके लिए 5 अहम चीज़ें ज़िंदगी में कौन है, तो उन 5 में कहीं भी उसका अपना खुद का नाम नहीं होगा। और ये प्रैक्टिस मैंने करके देखी हुई है। सही बात है, बिल्कुल। अपने लिए हम कोशिश तो ये हमारी होती है कि दूसरों के लिए जीना हमने ठाना होता है, लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी की तरफ अपने आप से कभी प्यार नहीं किया हमने। मुझे परसों एक शख्स मिला तो उसने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की और उसने कहा कि हरमीत, मुझे ना अपने आप से बहुत प्यार है और मैं सुबह अपनी सेल्फी लेके अपने आप को देखता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी सी, मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी तस्वीर, अपनी शक्ल, अपनी सूरत को आईने में देखता हूँ तो मुझे खुद से प्यार है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं अपने आप से भी मोहब्बत करनी चाहिए, अपना भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जो दूसरों का आप सोचते हैं। You should fall in love with yourself। ये बड़ा ज़रूरी है जनाब। अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे पे इससे अच्छी थॉट नहीं हो सकती कि लव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अ फ्लावर्स और अ चॉकलेट और समथिंग एंड लव योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा जी, प्रज्ञा, अगली खबर आपको देते हैं। दिल की बात हो रही है तो चले दिल टूटने की बात भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल नहीं टूटता, यहाँ पर शीशा टूटता है। आपको एक ऐसे फनकार से मुलाकात कराते हैं आपकी जो शीशों को किरची करके उस आर्ट से जो है वो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। मुझे तो ये लगा कि आप देखें कि शीशों को तोड़ना, अगर वो बारीक सा एक शीशा आपके पाँव या हाथ में लग जाए तो वो इतना बारीक सा आपको इतनी दर्द और तकलीफ देता है ना कि वो बड़ी चोट भी आपको इतनी तकलीफ नहीं देती। तो ये अब जो फनकार है, पहले कई साल उन्होंने बहुत कोशिश की तो वो नहीं कर सके, लेकिन अब बारीक शीशों को, यानी किरचियों को जिन्हें हम कहते हैं, तोड़ के उससे ये पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं। और हरमीत, ये कितना ट्रिकी काम है और हाथ से आप देखें कि फौरी तौर पर कैसे आपको कहीं भी लग सकता है।
बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि हल्का सा ज़रा भी लग जाए तो वो जो चुभन होती है, जो तकलीफ़ होती है, वो बड़ी भैया बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है वैसे। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि आर्ट की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में आ रहे हैं और उस पर मेहनत भी बहुत लगती है। आपको याद है कि हमारे शो में जो है एक शख्स बता रहे थे कि उन्होंने कील का इस्तेमाल किया और उसके बाद वो मुख्तलिफ पोर्ट्रेट जो है वो बनाते थे, मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर बनाते थे। तो ऐसे में अगर हम ये देखें, ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर इसका बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप बड़े एहतियाती तरीके से आप इसको जो है वो पिक्चर आप बनाते हैं तो पूरा शीशा जो है आपने ये एहतियात भी करना होता है कि भैया कहीं वो टूट ना जाए। तो ये ख्याल रखना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आर्टिस्ट जो है अपने आर्ट, अपनी जो कला है, आप इस कहीं ना कहीं एक नई चीज़ लाके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये आर्ट जो है उसको ऑब्वियसली आर्ट को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और एक मुनफरिद आर्ट जो आर्टिस्ट जितने भी हैं हमारे इर्द गिर्द, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, गैर मुल्की आर्टिस्ट की भी अगर हम बात करें, तो कोशिश हर आर्टिस्ट की यही होती है कि एक चीज़ टिपिकल तरीके से पोर्ट्रेट या पेंटिंग जो सब बना रहे हैं उससे कुछ मुख्तलिफ ही बनाया जाए, कुछ मुनफरिद ही बनाया जाए। लेकिन ये शीशे की कुर्सियों से पोर्ट्रेट बनाना, that is sounds really different or it seems to be like very different as well, so appreciation from our side। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी है कि अब ये सस्ता हल निकल आया है। मनशियात की रोकथाम के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कंसर्न डिपार्टमेंट इस हवाले से एक्टिव हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मनशियात की निशानदेही के लिए अब जो आपको पता है कि ज़्यादातर कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, अब उनको रिप्लेस करके ये ज़िम्मा गुलहरियों को दे दिया गया है। क्योंकि बेसिकली आप देखते हैं कि अगर हम सूंघने की हिस्स की बात करें तो कुत्तों की सूंघने की हिस्स सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और उन्हें सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी और ये मनशियात की निशानदेही के लिए भी और हर किस्म के जहाँ पर भी ख़तरा हो उसको सूंघने के लिए, भांपने के लिए हमें पता है कि कुत्ते इज़ लाइक बेस्ट ऑप्शन सो फार और सिक्योरिटी इदारे इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये चीन में, जी ऐसे काम चीन में हो सकते हैं। गुलहरी चूँकि छोटे साइज़ में होती है और माहौल की हर किस्म की जो सख्ती है वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी गुलहरी में होती है। तो जनाब अब इन गुलहरियों को ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि ये इजी तरीके से कहीं भी घुस जाएंगी और ये ज़्यादा अच्छे से डायग्नोस कर सकेंगी कि मनशियात कहाँ पे है या ख़तरा कहाँ पे है। तो ये गुलहरियों को अब इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे हम देख रहे हैं कि नई चीज़ें जो हैं अब जानवरों से भी वो सारी चीज़ें ली जा रही। जासूसी की अगर हम बात करें या दीगर चीज़ों के हवाले से आपने बात की कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, चाहे वो मर्डर के केसेस हों तो उसमें भी हम देखते हैं, या हम इसी तरह स्मगलिंग के हवाले से चीज़ें हों तो जो खोजी कुत्ते हैं उनको सामने लाया जाता है। और अब ये देखें कि अब इनको देखें तो आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह होती हैं वहाँ पे जाने के लिए भी इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो आसानी भी होगी पुलिस के लिए, और जिनको पकड़ना होता है, जो टास्क दिया होता है, तो मेरे ख्याल में उस तक रसाई भी हासिल करना बड़ा आसान है। लेकिन ये बड़ी बात है कि इनको ट्रेन करना फिर आम करना बड़े मुश्किल काम है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई है और फिर अब ये कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और मुख्तलिफ ऐसी जगह जहाँ पे कहीं ना कहीं स्मगलिंग का सिलसिला चलता रहता है तो इनका इस्तेमाल वहाँ पे होगा। और आपको पता है इससे पहले एक कोशिश ये भी की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि वो जो कुत्ते सूंघने की हिस्स ज़्यादा अच्छी होती है उनके और उनको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे पहले स्विच करने की कोशिश पहले भी की गई है। गुलहरियों की बजाय चूहों का इस्तेमाल किया गया था बिकॉज वो साइज से बहुत छोटे होते हैं, ईजी कहीं भी घुस जाते हैं। तो पहले चूहों को ट्रेन करने का 2013 में ये कामयाब तजर्बा किया गया है। उन्हें ट्रेंड करके इस चीज़ के लिए, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, वो तजर्बा कामयाब रहा तो अब गुलहरियों पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन गुलहरी तो बहुत क्यूट लगती है ना, मतलब इट सीम्स टू बी लाइक चूहा, लेकिन वो बहुत क्यूट लगती है और आप इस तरह का उससे काम ले रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब ये जो है ना गुलहरियाँ ट्रेंड हो गई और उसको इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली खबर ये है, क्या है आप खुद ही देख लें, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, आपको देखने से ही समझ आ गई होगी। एक जहाज़ है और जहाज़ में हो रही है लड़ाई, और लड़ाई हो रही है दो खवातीन की। अब क्यों हो रही है मैं आपको बताती हूँ। विंडो सीट ना मिलने पे ये लड़ाई शुरू हुई एक जहाज़ में और जहाज़ से दोनों खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। अब आप देखें कि ये लड़ाई हम बचपन में बहुत लड़ते हैं हरमीत कि विंडो सीट चाहिए, बस हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो या फिर एयरप्लेन हो, तो अब आपको विंडो सीट ही चाहिए। और यहाँ विंडो सीट नहीं मिली तो दो खवातीन आपस में बस
बस ऐसे घूसों और मुक्कों का उन्होंने तबादला किया। अच्छा, वैसे सोहा, मेरी यादों में तो ये है कि जब क्योंकि हमारे इलाके जो हैं ये काफ़ी पीछे हैं और वहाँ पे अब हम देखते हैं कि चलो अब मोटर कारें जो हैं वो जाती हैं, लेकिन उस वक्त डाटसन जो है उसका बड़ा इस्तेमाल होता था या बसों का, तो उसमें पहली सीट के लिए बड़ी लड़ाई होती थी, बड़े गिले शिकवे होते। तो ड्राइवर, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव है तो आपका ताल्लुक भी ड्राइवर के साथ है और दूसरे का भी है, और ऐसे में अगर किसी को पहली सीट मिल गई तो दूसरे का जो गिला है वो जायज़ बनता था। और एक और सीन जो बड़ा बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, बसें चलती थी हमारे गांव में और बसों में ये सिस्टम होता था कि वहां से जो सीट होती थी वो लोग बुक कराने के लिए वो सीट पूरी उखाड़ के लेके जाते थे घर, फिर सुबह उसको लगा के उसी पर बैठ के वो सफर किया करते थे। तो ये बड़े बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना वो वीडियो भी हम अपलोड कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जहाज में बैठ के आपको सैर करनी है और आपने देखना है नज़ारे। वैसे ऊपर से तो से बादल ही बादल नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल उसने सोचा कि बादल ही तो देख लूं, और फिर लड़ाई हुई, मुक्को तक मामला पहुंच गया। लेकिन अच्छा किया, दोनों को निकाल बाहर किया। अच्छा, निकाल बाहर किया। और 2 घंटे तक जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनको कितना दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आप ये देखें कि 2 घंटे तक फ्लाइट डिले हो गई, बाद में दोनों को ऑफलोड कर दिया। और मजे की बात आपको बताती हूँ, लड़ाई भी 2 खवातीन की आपस में नहीं थी। एक खातून अपने बच्चे को उस सीट पर बैठाना चाहती थी, उसने बड़े आराम से उस खातून से कहा कि प्लीज वुड यू लाइक टू चेंज योर सीट और समथिंग, प्लीज डू मी अ फेवर, और जो भी उसने रिक्वेस्ट की। लेकिन उन्होंने कहा नहीं सॉरी, मैं बड़े साफ तरीके से इनकार किया। मुझे लगता है वो ब्लंट इनकार जो है वो इस खातून को पसंद नहीं आया। बेसिकली ब्राजीलियन है और ब्राजीलियन अंदाज में उसने फिर जो मारा दूसरी खातून को, फिर वो वीडियो वायरल हो गई। और 2 घंटे की ताख़ीर के बाद बाकायदा तौर पर टेक ऑफ किया इस प्लेन ने, लेकिन दोनों खवातीन के बगैर। ओके जी, वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। हमने अब लेने से ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज के इलेक्शंस कब होंगे, इंतखाबात कब होंगे। लेकिन इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट के इस अहकाम के बाद कि अब तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शंस 90 दिन के अंदर कराने के लिए फौरी तौर पर तारीख और शेड्यूल जारी किया जाए, जिसके बाद कल इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बुलाया गया। लेकिन आज अहम मुलाकात भी स्केजुलाइज की गई है जो गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमारे सियासतदानों की आने वाली स्टेटमेंट्स जो हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। इमरान याकूब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कहिएगा कि पिछले 10 माह में बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है इमरान खान साहब ने दी है, उसके बाद यूटर्न भी हमने देखे, लेकिन मोस्ट अपडेटेड स्टेटमेंट ये है कि साजिश अमरीकी जो है उसका बयानिया यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया गया था, बल्कि आप इमरान खान ने ये कहा है कि जनरल बाजवा ने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था। उस बयानिए के बाद अब फिर से यूटर्न, आप कैसे देखते हैं इस यूटर्न को? देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब का यूटर्न लेना या तो कोई नई बात हो ना। अगर आपको याद हो 19 नवंबर 2022 को उन्होंने ये फरमाया था कि जनरल बाजवा जो हैं उनकी हुकूमत को गिराने से कोई ताल्लुक नहीं है, सर अमरीकी। अब उन्होंने फरमाया एक अमरीकी चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कि नहीं, ये सारा किया दरअसल जनरल बाजवा था, अमेरिका तो मासूम है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी अब मुझे आप ये बता दें कि जब आपको खुद आप 4 दिन के बाद अपना मौकफ चेंज कर लेते हैं, हर 4 दिन के बाद आपको पता चलता है, नहीं कभी आप कहते हैं जनरल बाजवा, फिर आपको रात को अचानक ख्वाब आता है, इल्हाम होता है कि नहीं ये तो अमेरिका ने किया था, फिर आप कहते हैं नहीं ये तो जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत। तो अब क्या आप उसको एक्सपोर्टेड हुकूमत कहेंगे? yes. अब अगर ये मामला इस तरह से है तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत वाला मामला तो खत्म हो गया। तो क्या आप कौम से माफी मांगेंगे और आपके सब लोग भी माफी मांगेंगे कि आपने जो इतने अरसे ट्विटर पे इधर उधर हर जगह पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक स्लोगन उठाए रखा और अवाम को कौम को बेवकूफ बनाए रखा, तो अब आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं हमें माफ कर दे, असल में अब इसको इम्पोर्टेड की जगह एक्सपोर्टेड कर ले, एक्सपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जी है, तो ये सारी बातें हैं। इमरान साहब, अगर हम देखें इस बयानियों के, उसने बड़ी कामयाब तरीके से डिलीवर भी किए और अब वो उस पर यूटर्न पे दोबारा आ गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को अब अंदाजा हो गया कि अमेरिका बहादुर को ऐसे नाराज करना, कुर्सी तक रसाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए? से अरमीर देखें, असल बात ये है कि आपका सवाल जो ना बड़ा अहम है। अमेरिका जो है उसको खास तौर पे अमेरिका बहादुर को हमारी जो पाकिस्तान की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हालत होती है उसमें, और फिर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है हमारी, उस पे क्या आप इग्नोर कर सकते हैं?
पहली बात एक बतौर आम पाकिस्तानी के मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हमारी जिंदगियों में कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जिसमें अमेरिका का असर और रसूख हमारे मुल्क में इस तरह से खत्म हो जाए कि हमारी हुकूमतें बनाने और गिराने में उसका कोई किरदार हो। काश। देखिए, आज़ादी जो है उसका मतलब ये होता है कि अवाम जो है, जमहूरियत में होता क्या है कि अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से, अवाम की खिदमत के लिए अवाम की हुकूमत एक बनाई जाए। लेकिन अभी तक 75 सालों में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। अब अगर इमरान खान साहब ने भी इतने महीने धक्के खाने के बाद ये उन्होंने हासिल किया है नतीजा कि जी उन्होंने गलत ये कहा तो हमें ये करना चाहिए और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। आपको याद होगा कि जब वो इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिकी साजिश, अमेरिकी साइफर का बयानिया बना रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने वहाँ 2 से 3 लॉबिंग फर्म हायर की थी बहुत महंगी कि वहाँ अमेरिका में उनकी जो है ना लॉबिंग की जाए। यानी हमारे जहाँ हो ये रहा है कि अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए गालियां निकालते रहो और वहाँ उनके पाँव पकड़ते रहो, करोड़ों डॉलर लगा के लॉबिंग फर्म में हायर करो और उनसे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करो। तो ये दोगला म्यार है, अल्लाह करे हमारे अवाम को समझ आ जाए। अच्छा इमरान साहब, फिर आपने वो ऑडियो लीक्स भी सुनी होंगी इमरान जिसमें बार-बार ये कहा इमरान गया खान था साहब कि तो चुप नहीं बैठ रहे, खामोश नहीं है बाजवा के हवाले से, लेकिन हम ये देख रहे हैं। जी हरमीत कंटिन्यू करें। जी अच्छा, तो बाजवा के हवाले से कहीं ना कहीं उनका बयान आ जाता है, लेकिन बाजवा साहब की आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे पास इमरान खान साहब की और भी ऐसी ऑडियो और वीडियोस हैं जो जनरल फैज हमीद को उस वक्त नहीं पता था जब वो DGISI थे। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा? एक साबिक आर्मी चीफ इस तरह बात कर रहा है या कोई वजीर आजम आर्मी चीफ से मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको डर तो होगा कि कहीं ना कहीं मेरी ऑडियो या वीडियो कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है। अभी देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑडियो और वीडियो का जो मामला है ना वो इतना पाकिस्तान में गंदा हो गया है और इतना इसमें आम हो गया कि अब शायद उसकी उस तरह से अहमियत नहीं रही। पहली बात तो ये है कि वजीर आजम या आर्मी चीफ का मिलना और उसकी रिकॉर्डिंग होना, इसको तो आप छोड़ दें। क्या आप इस बात को मुनासिब समझते हैं कि मेरी और आपकी कोई बात हो रही हो तो वो भी रिकॉर्ड हो? ये तो पूरी दुनिया में मुहज़्ज़ब माशरे में कहीं इसका तस्वुर भी नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही मुहज़्ज़ब माशरा जो है उन्होंने ही ये काम शुरू किया। ये टेक्नोलॉजी तो सारी वहीं से आई है। अगर आप अपना बतौर मुसलमान जायजा लें तो तो खास तौर पे इस्लाम में तो बदगुमानी से और तजस्सुस से बहुत मना किया गया है और ये टो लगाने से। तो मेरे भाई बात ये है कि यहाँ पे हम इस्लामी मुमालिक मुआशरा होने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन हम ना इस्लाम पे वो कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम इस्लाम पे अमल करते हैं ना मुआशरों की रवायात अपनाते हैं। ये इंतहाई गलत रवैया है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि बतौर आर्मी चीफ और इतने पावरफुल आर्मी चीफ जो 6 साल तक बिला शिरकत गैरे, देखिए असल पावर तो यहाँ पे आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप जो किरदार है हमारी अफवाज पाकिस्तान का या सियासत में इदारों का जो किरदार है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो शख्स जो 6 साल तक बिला शिरकत गैरे पाकिस्तान के सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन का सुपर सलार रहा, पाकिस्तान का सुपर सलार रहा, सबसे अहम पोस्ट पे रहा, उसके पास यकीनन बहुत सारी चीजें होंगी। अब इमरान खान साहब अगर देखे, उन्होंने, मैं समझता हूँ आफ्ताब इकबाल साहब ने जो बातें की हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने ना तो आफ्ताब इकबाल साहब की वो बातें सुनी हैं और ना ही मैं उस मुलाकात में था। तो अगर जो आप कह रहे हैं अगर उन्होंने वो की हैं तो बिल्कुल यकीनन उनके पास बहुत सी चीजें होंगी और ऐसी भी हो सकती हैं जो सामने आए तो वाकई इमरान खान को उससे काफी नुकसान पहुंचे। सर देखिए, लेकिन जब आप एक बंदे को रोज बैठ के, तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब आप रोजाना की बुनियाद पर एक बंदे को गालियां निकालेंगे, उसको कभी मीर सादक मीर जाफर कहेंगे, कभी उसको कुछ कहेंगे, कभी कातिल कहेंगे, कभी साशी कहेंगे, तो फिर वो आप पे भी वार तो होगा।
ठीक है सर, आपने ऑडियो लीक्स तो सुनी है, हमने भी सुनी है, स्लिप ऑफ टंग तो यहाँ तक भी था कि अमेरिका का नाम लेके कहा नहीं सॉरी मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा था कि गैर मुल्की साजिश है। हमने ये भी देखी ऑडियो लीक्स में बार बार उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो भी लीक हुई, हमने वो भी सुनी। ऑल्दो इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद अब कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा इलेक्शंस के अलावा। अब आज इलेक्शन कमीशन की मुलाकात भी है, इसके अलावा हम देख रहे हैं गवर्नर पंजाब ने, लेकिन हाईकोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि अभी फौरी तौर पर शेड्यूल जारी किया जाए इलेक्शन का, तो क्या अभी इस वक्त हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस चीज़ के इलेक्शन कराए और फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाए? देखिए गुजारिश ये है कि हम जी सर, आपको निगरान करना चाहती है। जी हाँ जी। लेकिन जस्टिस जवाद हसन साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, इज्जत माफ जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो फैसला दिया है, आइन और कानून के मुताबिक ही यही बनता है। आइन और कानून के मुताबिक तो आपको 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं कि जी बीबी शहीद हुई थी उस वक्त हो गया, 2016 में हो गया, तो उसमें देखिए इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन नहीं हुआ था बीबी के वक्त, बल्कि इलेक्शन थोड़ा सा चंद दिन के लिए मुलतवी हो गया था, चंद दिन के बाद हो गया था। बिल्कुल जी। अब ये सारी तोजीहात हैं जो पेश की जाती है मुख्तलिफ तरह की। तो कानून हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मोम की कैसी नाक है कि वो ताकतवर जो है वो उसको जिस तरफ मर्जी मोड़ ले। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत इलेक्शन ना करवाने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल करती है और किस तरह से इसमें नई तावीलें पेश की जाती हैं, ये बहरहाल 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक जमहूरियत पसंद इंसान के ये समझता हूँ कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, सिर्फ इस वक्त नहीं, हर वक्त ही, हर दफा, हर 5 साल के बाद बर वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और अवाम अपनी मर्जी से चाहे जिसको भी हुकूमत में लाएं। वो देख लें, इमरान खान साहब देखे आए थे, लोगों की चीखें निकल गई थी। अगर इमरान खान साहब की मुद्दत पूरी हो जाती तो आज इमरान खान साहब कहीं नजर भी ना आते। जब आप अवाम की मर्जी के बगैर किसी को लाएंगे, अवाम की मर्जी के बगैर किसी को निकालेंगे, तो फिर उसके नताइज आपको भुगतना होंगे। इमरान याकूब साहब, एक और चीज़ जो हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं वो है नून लीग में जो है एक लोग बटे हुए नज़र आते हैं। मरीम नवाज के साथ जो करीबी लोग हैं उनका मौक़िफ़ ही है, और जो आपने जिक्र किया कि वो हिले बहाने बना रहे, कभी वो बीबी की शहादत की बात करते हैं तो कभी दहशतगर्दी का हवाला देते हैं, और तो दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि शाहिद खान अब्बासी और दीगर ऐसे नून लीग के लोग जो इस बात पर खड़े हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने चाहिए। आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? ये खौफ क्यों है नून लीग में इलेक्शन मैदान में जाने में या अवामी हलकों में जाने के लिए एक खौफ इनमें क्यों पाया जा रहा है? अरबी देखें, एक चीज अगर आप समझें कि सियासत में ना मुस्लिम लीग नून की बदनसीबी ये है कि वो अभी तक है 90s की सियासत में, अभी तक वो 90 की दहाई की सियासत से बाहर नहीं आ सके। अगर आप थोड़ा सा माजी के झरोकों में झांकें तो आपको अंदाजा होगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली थी तो उस वक्त भी अंकल्स की सियासत को बड़ा धचका पहुंचा था और अंकल्स को उन्होंने फारिग कर दिया था। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मरियम नवाज जो हैं वो जब आई हैं तो मुस्लिम लीग की अंकल्स को भी उस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। जहां तक हमारे वाकफा ने आल है उनका तो ये कहना है कि ये बात 100% ठीक है कि जो सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की उसको मरियम नवाज साहिबा की तर्ज सियासत पे काफी इख्तलाफात हैं और वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज को अगर पार्टी की पूरी बागडोर दे दी जाएगी तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। उन्हें मरियम की क़यादत में काम करने से उस तरह से शायद जो है ना वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो मरियम का किरदार जरूर चाहते हैं, वो इस बात को जरूर मानते हैं कि मरियम एक क्राउड पुलर हैं और मरियम जो है वो उनका एक अपना मुकाम है पार्टी में, लेकिन वो ये समझते हैं कि अभी मरियम नवाज का वो मुकाम नहीं है कि वो बिला शिरकत गैर पार्टी की क़यादत को उस तरह से संभाल लें। कुछ लोग इसमें हमजा शहबाज का जो किरदार है उसको भी बहुत अहमियत देते हैं। उनके ख्याल में हमजा शहबाज
भी इस वक्त क्योंकि मुल्क से बाहर हैं और जी। मुल्की और पार्टी की सियासत में कहीं नजर नहीं आ रहे, तो उनकी कमी जो है वो समझते हैं कि वो बड़ी उसकी शिद्दत से उनकी कमी है और उससे पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हों, मिफ्ताह इस्माइल साहब हों, इवन ख्वाजा साद रफीक साहब हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरियम नवाज को पार्टी में तो देखना चाहते हैं। मरियम नवाज को वो अपने लीडर के तौर पे तो साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मरियम नवाज सोलो फ्लाइट करे, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है सर, लास्टली बस ये ऐड कीजिएगा कि पीटीआई के हालात भी नून लीग से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मतलब हर दफ़ा बयानिया बदलने पर जो पीटीआई है वो उसको अपनी विक्ट्री करार देती है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, उसमें शौकत तरीन भी हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं। अब जो गिरफ्तारियाँ आ रही हैं इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी के लिए भी मंजूरी दी गई है, तीसरी गिरफ्तारी है ये। देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब का नाम है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं मुतबादिल क़यादत पे कभी भी गौर नहीं करती और उसमें मौके भी पैदा नहीं करती। पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है। बीबी की शहादत के बाद भले बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने अपने नाम में भुट्टो का इजाफा कर लिया, लेकिन उनका वो करिश्मा आज तक नहीं बन सका अभी तक जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था। हालांकि वो बीबी शहीद के साहबजादे हैं और वारिस हैं पार्टी के, उसके बावजूद वो बात नहीं बन सकी। उसी तरह से अगर आप ये देखिए मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून में शरीफ बिरादरान को अगर आप निकाल दें तो आपको पार्टी में कुछ नजर नहीं आता। आज भी अगर इवन जैसे मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि सिर्फ हमजा भी मिसिंग है, तो पार्टी का जो है ना वो बैलेंसिंग जो है ना, जिस तरह गाड़ी की आप व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराते हैं, उसी तरह आपको हमजा के बगैर मुस्लिम लीग नून की बैलेंसिंग और अलाइनमेंट नजर नहीं आ रही। उसी तरह अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान की तो बदनसीबी ये है इस लिहाज से कि उनके साथ तो उनका कोई बेटा भाई बहन का उस तरह से भी नहीं है। बाज़ लोग इसको ये कहते हैं कि वो तो भरोसी सियासत के खिलाफ है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर आप मुतबादिल क़यादत तो रखते ना। क्या शाह महमूद कुरैशी ऐसा किरदार है कि जो पार्टी जिन पर मुत्तफिक हो जाए? क्या उनके फवाद चौधरी साहब हैं वो ऐसा किरदार हैं कि पार्टी उनको लीडर मान ले? इसी तरह असद उमर साहब हैं, हमाद अजहर हैं। तो आप मैं माफी के साथ कहूंगा, चाहे पीटीआई के दोस्तों को बुरा लगे, इमरान खान के बगैर पीटीआई भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये ग्रुप्स में तो बन सकते हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं है उनमें जिस पे सारी पार्टी मुत्तफिक हो जाए और आवाम उसके पीछे चल पड़े। ठीक है इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और हरमीत, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, हमने क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम ऑलरेडी मिसिंग विंटर सो मच, लेकिन चलिए भाई थोड़ा विंटर फेस्टिवल ही देख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी विंटर्स वाली जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाए, या कहीं ना कहीं से विंटर भी थोड़ा सा दोबारा वापस आ जाए। खैर, आज़ाद कश्मीर चलते हैं, विंटर फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, रिपोर्ट देख के वापस आए, फिर डिस्कशन करते हैं। 27 समुंदर से 10,000 फुट बुलंद पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले और 3 इजला बाग, मुजफ्फराबाद और जेलम वैली के संगम पर वाक़े गंगा चोटी के दामन में हुकूमत और गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से लगाया जाने वाला 6 रोजा तीसरा विंटर स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इस बर्फ मेले में पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर स्नो क्रॉस जीप रैली भी निकाली गई, जिससे इस मेले को मजीद 4 चांद लग गए। जीतने वाले खिलाड़ी जहां पुरजोश दिखाई दे रहे थे, तो वहीं गैर मुल्की सियाह भी इस मेले से खूब लुत्फानंदोज हुए। स्नोबोर्डिंग में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जी, और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी गंगा चोटी आएँ और इधर पार्टिसिपेट करें। स्कीइंग में मेरे 2 सिल्वर मेडल्स हैं। मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम कश्मीर में आके गंगा चोटी में मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया। कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान एंड कश्मीर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और मैं पहली बांग्लादेशी हूँ जो बांग्लादेश से आई हूँ।
मुंतजमीन के मुताबिक इस मेले से इस इलाके की सियाहत को फरोग मिलेगा। हमारी कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्रामात मुस्तकबिल में भी करवाए जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसाबे लोग दे आर हियर एंजॉयिंग द विंटर, और हमारी तरफ से वी स्पॉन्सर जितने एथलीट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, शाहिद नदीम साहब हु इज हेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उनके साथ कोलैबोरेशन से हम ये मेला हर साल सजाते हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐड मोर फैसिलिटीज नेक्स्ट ईयर। इस मेले के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कमिश्नर पुंछ ने खिलाड़ियों में शील्ड और मेडल तकसीम किए। इस मौका पर स्नो क्रॉस जीप रैली और स्कीइंग के दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद ने गंगा चोटी का रुख भी किया। इस स्नो फेस्टिवल से जहां मकामी नौजवानों को खेल की सलाहियतें उजागर करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है, वहीं मकामी सियाहत भी फरोग पा रही है। कैमरामैन के साथ आमिर अली सैयद, पब्लिक न्यूज़, बाग आज़ाद। That's really good। और देखने में तो बहुत ज़बरदस्त और मज़ा आ रहा था। और मैं हरमीत से पूछने से पहले, आपको पता है हरमीत से पूछेंगे तो हरमीत ने इस तरह की एक्टिविटीज़ तो शांगला में बहुत देखी होंगी, वो तो यूज टू भी है इस चीज़ के, लेकिन जीप रैली और बर्फ़ में कोई थोड़ी डिफरेंट चीज़ थी जो कि मुझे बड़ी अट्रैक्ट की है, राइट हरमीत? अच्छा, वैसे मुझे ना सबसे ज़्यादा तो एक तो रिपोर्ट बड़े मज़े की थी, हमारे जो रिपोर्टर थे और उनकी आवाज़ और वॉइस ओवर भी कमाल का था। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इस किस्म की जो आइस के हवाले से इस किस्म की तकरीबात या इवेंट्स होती हैं, तो उसमें जब मैं देखता हूँ कि ख़वातीन की शिरकत, यानी आप मुख्तलिफ जगहों में जब जीप रैली होती है, आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा देखा था एक ऐसा इवेंट, और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पे ख़वातीन को जब मैं देखता हूँ, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अब बहुत सारे मुकाबलों में ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा जो है वो कुछ ना कुछ मेडल ज़्यादा जीत के आती हैं। और पार्टिसिपेट की मैं अगर बात करूँ तो अगर वो पार्टिसिपेट करती हैं मुख्तलिफ इस किस्म के इवेंट में तो चार चांद भी लग जाते हैं, कहीं ना कहीं हौसला भी बढ़ता है उन ख़वातीन का जो कहीं ना कहीं घरों में बैठी है। लेकिन हाँ, स्नो की बात की जाए भैया, हम तो मिस करते हैं गाँव को, क्योंकि वो जो बर्फ़ से ढकी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए वह जो पहाड़ हैं मेरे घर के आसपास, वो बड़े मज़े के होते हैं। वैसे सुबह जब आप उठते हैं और चमकीली धूप होती है और उसकी नज़र आपकी नज़रें जब उन पहाड़ों पे पड़ती तो वहाँ से एक चमक सी जो है ना वो आपको आपकी आंखों को एक चुभन सी भी फील होती है, लेकिन वो खूबसूरत नज़ारे जो हैं बड़े कमाल के होते हैं। और वैसे हम देखते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स आपने मलम जबा में भी देखा था और बड़े लेवल का वो इवेंट होता है। और अब कश्मीर की तरफ मैं देख रहा हूँ कि लोग गए थे, वहाँ पे सेलिब्रेशंस भी थी, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स और ख़ासकर जो है म्यूज़िक प्रोग्राम भी था। तो बात दुरुस्त है कि इस किस्म के इवेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो भी राग़िब होंगे। कोई ऐसे इलाके हैं जो कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग नहीं गए। अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी वीडियो जब आती हैं तो लोग भी वहां का रुख करते हैं। लेकिन हरमीत, एक और बड़ी अहम चीज़ जो प्रोग्राम और इस रिपोर्ट के आगाज़ में शेयर की थी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, वो ये थी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और प्राइवेट इदारे जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं इसके लिए कि चले वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और नीलम वैली और शांगला हर जगह से तो लोग आए हुए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, विन भी किया है, गोल्ड और सिल्वर मेडल भी लिए हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी वहाँ पर जो लोग हैं वो फॉरेनर्स भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो गैर मुल्की सयाह है वो बड़ी तादाद में अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उन्हें इसकी ग्राउंड रियलिटी और उन्हें इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट कितना सूटेबल है, वहाँ पर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पर जो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में मौसम है, जो हमारे पास ये बर्फ़बारी वाले मकामात है, जो पहाड़ है, जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद है वो दुनिया में कम मिलती हैं आपको। और एक साथ आप नॉर्दर्न एरियाज़ में एंटर होते हैं हरमीत, तो मैंने आपसे कहा कि अभी बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जो कि अनटच है, जिनको आप डेवलप कर सकते हो, उनसे बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत उनको डेवलप करके पूरी दुनिया में अपना नाम किया जा सकता है। बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी है, कुछ को तो हमने वैसे बहुत ही ख़राब कर दिया, हमने इस पर भी कई दफ़ा रिपोर्ट की और याद है हमने कई दफ़ा बात भी की है इस बारे में कि जो आबाद हो चुके हैं उनको तो लोगों ने काफ़ी ख़राब कर दिए अपनी सारी काहली और सुस्ती की वजह से। वैसे बड़े गिले शिकवे भी आते हैं, तो हम प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन लोकल जो लोग हैं वो डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हमारे जो लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ के कल्चर का, वहाँ के रीत रिवाज का उसी तरह ख्याल नहीं रखते। और मैंने देखा है कि आधी रात को सीटियाँ बजाना या कहीं इस किस्म की हरकतें करना जो कभी नहीं होनी चाहिए उन गाँव में, उन देहात में, उन लोगों को डिस्टर्ब करना जो है आपके जारी बात है, उनका एक अलग उनकी जो रिवायात हैं उनको अगर हम ठेस पहुँचाते तो कहीं ना कहीं गिला शिकवा बनता है। मुझे कई लोग इस तरह के मैसेज भी कर लेते हैं कि हमारे इलाके में लोग आते हैं, चाहे वो मर्द हजरात है, ख़वातीन है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें, हालांकि हमें ये ख्याल भी रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम जब जाते हैं तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो गन हम डाल के आते हैं उन खूबसूरत इलाकों में
फिर हम जो है ऐसा लगता है कि हम एक दिन के लिए और पूरा गन हम फैला के वहां से आते हैं। वैसे अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो आपको वो चीजें नहीं नजर आएंगी। लेकिन हमारे टूरिस्ट जो है मुख्तलिफ इलाकों से जाते हैं, वो यही कुछ करके वापस आ जाते हैं, यानी कुदरत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान देके। हालांकि कुदरत आपको महसूस करती है अपने खूबसूरत नज़ारों से। तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, उनका इलाका हो या आपका इलाका हो, है तो हमारा पाकिस्तान ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कोई किरदार अदा करें, हम भी कोई साफ़ सुथराई का कोई थोड़ा ख्याल रखें। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ऑल तो चाहे आप सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक है न्यूज़। आप खबरें सुन के वापस आए, फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हुआ ये है कि मेरी ऐप बंद हो गई है, मुझे खैर आवाज़ तो नहीं आ रही आप लोगों की, लेकिन टीम जो है उसको मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल आप सब के लिए जो हमें देख रहे हैं कि सर्दी तो लाहौर में रही नहीं है, अब गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों की तैयारी हमने पहले से कर ली है। अगर IMF के डू मोर के मुतालबे की बात कीजिए तो डू मोर का मुतालबा जो है उसमें अब हुआ ये है कि फ़ौरी तौर पर गैस की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, बिजली की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई है। अगर आपको लगता है कि सर्दियों ख़त्म होने के बाद गर्मियों में AC वाहिद सोल्यूशन है तो वो AC सोच समझ के इस्तेमाल करना है। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात हम कर रहे हैं। बड़े कैनवस में, बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस, लार्ज स्केल बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए और ऑफिसेज की बात की जाए, यू नेम इट, तो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेवी टैक्स जिसकी मंजूरी दी गई है। उसके अलावा 170 अरब से ज़ायद के जो टैक्स लगाए गए हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF के शराइत और मुतालबात में आती है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, इस पर अब क्या सूरत हाल है और आवाम पर कितना मजीद बोझ पड़ सकता है। राजा उस्मान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, इस्लामाबाद से है और आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कहिएगा इस हवाले से कि अभी सिचुएशन किस हद तक क्लियर है आपके पास और क्या प्लान है हुकूमत का, फौरी तौर पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको फौरी तौर पर एक्टिव किया जाएगा इस हवाले से और बोझ डाला जाएगा आम आवाम पे? देखें, सबसे बड़ी शराइत जो IMF की थी, दो बड़ी शराइत थी जिसमें गैस और बिजली की कीमतों में उन्होंने कहा था कि इजाफा करें और हुकूमत ने ये शराइत तस्लीम कर ली थी। और ये जो 10 रोज़ा मुलाकात हुए थे IMF के वफ्द के साथ, उसकी जो दो बड़ी शराइत तस्लीम होने के बाद IMF को वापस चला गया था। तो इस तरह गुज़श्ता रोज भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया, 7 रुपये फी यूनिट इजाफा किया गया है और 76 अरब रुपये का इजाफी जो बोझ है वो आवाम पे डाल दिया। यानी 76 अरब पे ये जो बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है ये आवाम की जेबों से वसूल किए जाएंगे। और इसी तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, गैस भी 124% महंगी की गई है और गुज़श्ता रोज ECC का इजलास हुआ था इक्तिसादी राब्ता कमेटी का और उसमें ये शर्त भी IMF की पूरी कर दी है और 124% जो है गैस महंगी होने से आवाम के ऊपर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। इसके साथ साथ जो 300 अरब रुपये के टैक्स लगाने के ऊपर भी इसरार जोर दिया जा रहा है और ये भी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। तो इस तरह जो घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल सार्फिन है, बिजली घरों, सनतों को और सरकारी दफातर, अस्पतालों, तालीमी इदारों के नर्ख भी इस गैस की वजह से बढ़ा दिए गए हैं और इसका जो इत्तलाक है वो 1 जनवरी से होगा। यानी 1 जनवरी से आइंदा 6 माह के लिए गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, 124% इजाफा कर दिया गया है जो बहुत बड़ा इजाफा है। और इसी तरह जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा और खासकर बिजली महंगी होने से जो कारखानों को मैं आपको बता दूं, जो कारखाने बिजली पे चलते हैं, अक्सर कारखाने बिजली पे चलते हैं और गैस के ऊपर भी चलते हैं, लेकिन गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से बिजली के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो गए थे, तो उसकी वजह से वहाँ जो अशिया तैयार होती हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो महंगाई का एक तूफान है, आगे टैक्स लगेंगे, उसके बाद जो मिनी बजट आएगा उसमें मजीद टैक्स लगेंगे, तो ये महंगाई नजर आ रही है हर तरफ। ठीक है जी हरमीत। राजा उस्मान साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 124 रुपया जो है 124% माजद के साथ इतना बड़ा इजाफा जो है, वाकई में एक आम आदमी जो बड़े मुश्किल से चूल्हा जलाता है और घर का सिस्टम चलाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर 500 का बिल आता है तो अब ये 1200 तक ही आएगा। आपसे जानना चाहेंगे सर, चीनी की भी बात हो रही कि चीनी को जो है उसको भी महंगा कर दिया जाएगा और सब्सिडी जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर जो सब्सिडी है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसे में जो तनख्वाहदार तबका है उस पर और फिर एक दिहाड़ीदार, एक आम आदमी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो अब तो आम मार्केट में आप जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं तो जो एलीट क्लास का बंदा है वो भी तो कहीं ना कहीं फरियाद करता नजर आता है। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को आप? जी, अब यहीं से अंदाजा लगा लेंगे, जो एलीट क्लास का बंदा अगर उसकी भी चीखें निकल गई हैं तो फिर आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी। यकीनी बात है चीजें महंगी होंगी, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है,
गैस की कीमतों में इनके इसके नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आम अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। और चीनी की नरखों में जिस तरह आपने कहा, इसमें भी इजाफे की तजवीज़ है और इजाफा किया जा रहा है। आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इसके साथ साथ IMF का ये भी बड़ा मुतालबा था कि जो चीजें जिनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इन गैर जरूरी सब्सिडीज को खत्म किया जाए और सिर्फ ऐसे नादार लोग जो बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं, सिर्फ उनके लिए सब्सिडी रखी जाए। जिस तरह बिजली का उन्होंने कहा था कि सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जा सकती है। पहले गवर्नमेंट ने कहा था 300 यूनिट तक सब्सिडी का प्लान था, लेकिन IMF ने कहा कि सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को, वो भी बहुत भी बारीक बीनी के बाद सब्सिडी का उन्होंने कहा है, वरना उन्होंने कहा था कि मुकम्मल तौर के ऊपर सब्सिडी खत्म की जाए। तो इस तरह महंगाई का एक तूफान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहां से कहां पहुंच चुकी है। आम आदमी का तो जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, दिहाड़ीदार मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, उसके अपनी सांस का रिश्ता जो है वो जिस्म के साथ बहाल रखना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर देखा जाए अच्छा उस्मान साहब, एक और चीज आपसे वाज़े तौर पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने फरमाया, हम सरकारी इदारों में जाते हैं, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपकी मुलाकातें होती हैं, दफातर में जाते हैं, तो हमने देखा है कि AC अगर खुले हैं तो खुले ही रहते हैं, पंखे जो हैं कोई परवाह नहीं होती लाइट्स की। ऐसे आपको जहाँ जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ जहाँ सरकारी क्वार्टर है, वहाँ पे सारी सूरत हमें नजर आती है। अब आपको क्या लगता है कि IMF के इस पैकेज के इससे पहले जो शराइत हैं उनमें ये सरकारी तमाम तर इदारे भी शामिल किए गए, उनके भी चेक एंड बैलेंस इसी तरह होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। अभी आप जिस तरह अभी सर्दियां चल रही हैं, अगर आप सरकारी दफातर में जाएं, साहब बहादुर अगर ऑफिस में मौजूद नहीं है, फिर भी आपने देखा होगा कि वो हीटर चल रहे हैं, गैस के हीटर चल रहे हैं। और इसी तरह जब आप गर्मियों में जाते हैं तो कई घंटे जो है वो AC चलाए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट वाकई अमल दरामद कराना चाहती है तो सबसे पहले अपने आप से शुरू करे, इन ब्यूरोक्रेट से शुरू करे। सरकारी दफातर जितने हैं, यहाँ बिजली की बचत भी की जा सकती है, गैस की बचत भी की जा सकती है। और हमने जिस तरह गेस्टा प्रोग्राम में भी कहा था कि इनकी जो मराहत हैं उनको कट लगाया जाए, तो यकीनी तौर के ऊपर अगर इस तरह गवर्नमेंट अमल करे, अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाए, तो ये मुमकिन है कि बहुत सारे मसाइल से पाकिस्तान निकल सकता है। लेकिन ये एक अशरफिया है, ये एक माफिया है, इससे निकलना, इसके चंगल से निकलना बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए। हुकूमत जैसे कोई फैसला करती है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, कुछ न कुछ मामला आड़े आ जाते हैं। लेकिन अगर हुकूमत वाकई कुछ करने के लिए कुछ करने का हौसला अगर रखती है तो कर सकती है। लेकिन अगर हुकूमत में हौसला ही नहीं है, हुकूमत तो खुद अपने फैसलों के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं करवा सकती है, तो फिर तो कोई सूरत ही नहीं है कि इनके ऊपर अमल हो या हम एक माशी बहरान से हम निकल सकें। जब तक ठोस फैसले नहीं किए जाएंगे, उन ठोस फैसलों की बुनियादों के ऊपर अमल दरामद नहीं किए जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है हरमीत के हम किसी ऐसी सूरत से निकल सकें। इसके लिए एक हौसला, एक हिम्मत चाहिए। और दावे और ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने भी देखा होगा कि अमल दरामद कहीं नहीं होता हुआ नजर आता है। और जब तक अमल दरामद इन फैसलों के ऊपर, हुकूमत के फैसलों के ऊपर अमल दरामद खुद हुकूमत नहीं करेगी, तो फिर उसका नतीजा ऐसे ही होता है जिस तरह आजकल की सूरत हाल है। अच्छा राजस्थान, ये भी बताएगा कि IMF की शराइत और मुतालबात के मुताबिक जो है कहा यह जा रहा है, दूर तक देखने में आ रहा है कि 6 से 10 रुपए तक बात जा सकती है। अभी तो फिलहाल लेवी टैक्स की अगर हम बात करें तो 3 रुपए कुछ पैसे जो है उसका अभी मंजूरी दी गई है। गैस को अगर हम देखें तो उसकी प्राइसेस 100% बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है, जो कि कहा जाता है कि IMF की शराइत है तो हमें करना पड़ेगा, हम तो मजबूर है इस हवाले से। आप इस सिचुएशन कहाँ तक देखते हैं कि मजीद भी, जैसे अगर पेट्रोल की हम बात करें तो 50 रुपये बढ़ाने, लेकिन 30-35 रुपये बढ़ाकर फिर 50 रुपये तक बात पहुँचती है, तो ये 3 का अभी इजाफा है, फिर आगे आप मजीद भी इजाफा देख रहे हैं, और ये कितना तक जाएगा? क्योंकि हमारे मुताबिक कहा जा रहा है कि ये 6 से 10 रुपये तक जा सकता है। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ अभी 1-2 रोज इंतजार करें, अभी पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। हमें हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि 35 से 40 रुपए फी लीटर इजाफा होगा अगले 16 तारीख से अगले 15 दिन के लिए। तो इस तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो भी 300 लीटर 300 रुपये तक जो है वो क्रॉस कर जाएगी। और इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और ये जो इजाफा किया जा रहा है बिजली की कीमतों में, ये मरहलावार इजाफा होगा। अभी 3 माह के बाद फिर इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा और फिर कहा जा रहा है कि फिर 3 रुपये मजीद जो है बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। उसके बाद फिर 70 पैसे फिर मजीद इजाफा किया जाएगा। तो ये पूरा पैकेज प्लान जो है वो IMF इनको दे के गया है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पूरा जो माशी सिस्टम है वो IMF के कंट्रोल में आ चुका है। और IMF के कहने के ऊपर हमारी माशी जो पॉलिसियां हैं वो बन रही हैं, क्योंकि हम मकरूज हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं और जो कर्ज लेता है वो अपनी मर्जी की शराइत भी रखवाता है। तो यही सूरत हाल है कि हमारी जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। IMF के कहने के ऊपर तमाम इकदाम किए जा रहे हैं।
IMF के कहने के ऊपर टैक्सों में इजाफा किया जा रहा है, IMF के कहने के ऊपर बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। तो जब हमारी माशी पॉलिसियां कहीं और बनेंगी तो फिर हमारा माशी सूरत-ए-हाल कैसे मुस्तहकम हो सकती है? ये मुमकिन नहीं है कि जब तक हम खुद जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सिस्टम को, तो फिर इस तरह निजाम। राजा साहब, हमने देखा है, आप इकोनॉमी की बात अगर की जाए तो आप जो है काफ़ी अरसे से इस पर आपकी नज़र है और बीट भी आप ही करते हैं, काफ़ी तजुर्बा है आपके पास। आपसे जानना चाहेंगे, हमने उमूमन देखा है कि जितनी हुकूमतें आती हैं वो गैर मकबूल फैसले करने में कतराती नज़र आती हैं, और कहीं ना कहीं टैक्स की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि 22 करोड़ आवाम तो हम कहते हैं, लेकिन वैसे तो है 24 करोड़। और अगर हम देखें टैक्स कलेक्शन को तो आप पूरे पाकिस्तान में 30 लाख तक ही टैक्स जो है 30 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम हमने देखा है कि वहाँ पे चाहे वो दुकानें हैं चाहे वो रेहड़ियाँ हैं, वहाँ पे टैक्स का जो सिस्टम है उसी तरह बहाल रहता है और उसी से ही मुल्क जो है वो चलता है। आपको क्या लगता है कि अब ये सिलसिला भी शुरू होने वाला है कि IMF की भी शर्त इसमें शामिल है कि जो दुकानें हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए? तो जी बिल्कुल, IMF की ये शराइत थी। पहले भी सेल ऑफ पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था और इसमें इजाफा किया था। अभी GST में फिर इजाफा कर दिया गया, 17% से बढ़ाकर इसको 18% कर दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, हरमीत आप भी बाहर रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, यहाँ पे टैक्स जो रेशो है, जो लोग टैक्स कम देते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों को पता है कि हमारा टैक्स जो है लोग इनकी जेबों में जाएगा, हुक्मरानों की जेबों में जाएगा, ये खाएंगे। अगर टैक्स वाकई जो अवाम से लिया जाता है वो अगर अवाम के ऊपर अगर लगाया जाए तो फिर हर बंदा टैक्स देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम एक ऐसा बन चुका है कि वो टैक्स के जो पैसे हैं वो कतन हमारे मुल्क के ऊपर नहीं लगते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए नहीं लगते हैं, बल्कि वो लोगों की जेबों में जाते हैं। तो जब लोगों की जेबों में अवाम से टैक्स लेके लोग अपनी जेबें भरेंगे, जो हमारे हुक्मरान हैं, तो फिर अवाम को पता है कि इन टैक्स देने का फायदा कोई नहीं है। अगर अवाम को ये पता हो कि ये टैक्स रिलीफ के कामों में लगेंगे, ये हॉस्पिटल की अवाम की सेहत की सहूलियात के लिए लगेंगे, तालीम की सहूलियात के लिए लगेंगे, आवाम के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है रोड का उसके लिए लगेंगे, तो यकीनी बात है कि लोग टैक्स देते हैं और खुले दिल से देते हैं। लेकिन जब लोगों को पता है कि टैक्स देने का यहाँ फायदा कोई नहीं है, जब आप टैक्स देंगे वो इन चोरों की जेबों में चले जाएंगे, तो फिर वही सूरत हाल होगी कि लोग कतराते हैं कि हम अपना टैक्स इन ऐसे जाया क्यों करें, क्यों इन लोगों को अपने पैसे दे के तो इनकी जेबें भरें। तो आपने जिस तरह बाहर देखा है, मैंने भी देखा है कि टैक्स गवर्नमेंट लेती है तो वो उसी तरीके से लगाती भी है, उन लोगों को फवायद भी होते हैं, तालीमी सहूलियात का अगर देखा जाए वहाँ। कीजिएगा कि एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए या फॉर द टाइम बीइंग उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लॉन्च की जा सकती है, जिसमें टाइमली हमारे सारी मार्केट्स और इंडस्ट्रीज़ के बंद करने की टाइम भी है। और इसके अलावा ये भी आपको पता है कोई एक इस तरह का कोई सिचुएशन भी होती है कि कुछ रात के बाद आपकी यूनिट्स जो है उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, दिन में आप कंज्यूम करते हैं तो वो कम हो जाती है। क्या इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी इन कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से लॉन्च की जाएंगी ताकि एनर्जी क्राइसिस जो है उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके? नहीं, ये सिस्टम तो काफी अच्छे से रहा है। पीक आवर्स में जो पीक आवर्स शुरू होते हैं शाम में 5:30-6 बजे से लेकर रात 10:30-11 बजे तक होते हैं, उसमें जो बिजली के यूनिट्स की कीमत है वो उसकी कीमत ज्यादा होती है और उसके बाद इसकी कीमत में कमी की जाती है, ताकि ये पीक टाइम होता है जबसे ज्यादा जो है बिजली कंज्यूम की जाती है। तो इस तरह गवर्नमेंट ने ये सिस्टम तो बनाया है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसी तरह लोग बेदरेक बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिजली का सबसे बड़ा ज़िया एक वो होता है, बिजली जो चोरी है हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम है। जो ट्रांसमिशन लाइनों में बिजली ज़ाया हो जाती है, ट्रांसमिशन लाइनें हमारी इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं, उसमें बहुत सारी हमारी बिजली अरबों रुपए की बिजली जो है वो ज़ाया हो जाती है और साथ साथ बिजली चोरी की जाती है। इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी है। हमारे गर्दिशी कर्जे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। IMF ने भी ये कहा था कि आप अपने गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करें, जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे आपका ये सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जो बिजली ज़ाया हो रही है, ट्रांसमिशन लाइनें हमारी इतनी बोसीदा हो चुकी हैं कि आधे से ज्यादा बिजली जो पावर प्लांट से लेके आवाम तक पहुंचते आधे से ज्यादा बिजली जो है वो ट्रांसमिशन लाइनों की नजर हो जाती है, वहां ज़ाया हो जाती है और ये अरबों रुपए की बिजली ज़ाया हो रही है। इसके साथ साथ जो बिजली चोरी हो रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट को सीरियसली देखने के लिए। राजा उस्मान साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, हमने देखा है कि जब सर्दियां आती हैं तो गैस का बहरान बढ़ जाता है, इसी तरह बिजली जो है गर्मियां आ रही हैं तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की अगर बात करें, रावलपिंडी की बात
बात करें तो यहाँ पे भी अभी से शुरू हो चुकी है लोड शेडिंग, शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि गर्मियों में भी इस पर काबू पाना मुश्किल होगा, या इसके लिए कोई लाहेअमल तय हो रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे कम से कम लोड शेडिंग कम हो? आपको क्या लगता है सर? फिलहाल तो जो सूरत हाल नजर आ रही है कि अभी गर्मियां जैसे ही शुरू होंगी, जिस तरह अभी सर्दियों में एक होशरुबा लोड शेडिंग की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और गर्मियों में तो लग यही रहा है कि लोड शेडिंग का एक तूफान होगा और आवाम के लिए इस दफा गर्मियों में बहुत मुश्किल होगा। अब इस दफा खासकर ये देखा गया है कि जो हाइडल से बिजली पैदा की जाती है पानी से, उसमें अच्छी खासी कमी हुई है और इस दफा मामूल से कम बारिशें भी हुई हैं। तो इस तरह डैमों में जो पानी है वो बहुत कम है, इतनी ज्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है, तो ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम हाइडल से भी अच्छी खासी बिजली पैदा कर रहे हैं। 12 से 15 हजार मेगावाट हमारी बिजली पैदा होती है पानी से, तो पन बिजली की पैदावार बहुत कम होकर रह गई है। डैमों में पानी की कमी के बायस इसकी बड़ी वजह है। तो अगर आज गर्मियां सर पे खड़ी हैं, अब एक डेढ़ माह बाद गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो थर्मल से बिजली पैदा की जाती है उसमें भी कमी आई है, और जो दीगर ज़राए से बिजली पैदा की जा रही है उसमें भी कमी आई है। तो बिजली की जो पैदावार है उसमें कमी आ रही है। इसके साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन लाइनों का सबसे बड़ा मसला है। ट्रांसमिशन लाइनें पिछली दफा भी डिस्कस किया गया था कि गवर्नमेंट सतह के ऊपर कि ट्रांसमिशन लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा। जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे, आप जितनी बिजली पैदा करें, अगर जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी नहीं होगी उठाने की, तो फिर वो बिजली आपकी वैसे भी ज़ाया होगी। तो जब तक आप इस पूरे सिस्टम को इसको एनहांस नहीं करते हैं, इसकी आप जो है वो मेंटेनेंस बहाल नहीं करते हैं, तो ये सिस्टम इस तरह चलता रहेगा और ये एक बहुत बड़ा खला है, ये एक बहुत बड़ा दुश्वारी होगी अवाम के लिए। और हुकूमत को सीरियस बुनियादों के ऊपर सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास सवाल से तैयारी भी करनी चाहिए। नहीं ठीक है राजा उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, सर पर आ चुकी है, लेकिन गर्मी की तैयारी हुकूमत की जानिब से या मुतल्लिका महकमों की जानिब से नहीं की गई, तो क्या इस दफ़ा हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं? यस, इसकी पॉसिबिलिटी है। हम एक ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वन एंड ओनली हाफिज इमरान साथ मौजूद होंगे। और आपको पता है इनसे अच्छा तज्जिया स्पोर्ट्स को लेकर कोई नहीं दे सकता, तो इनसे आज हमने तज्जिया नहीं लेना, आज हमने इनसे लेनी है प्रेडिक्शंस इस मैच को लेके। हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और अगर आप लाहौर से हैं तो फिर हमें तो कल डबल सेलिब्रेशन करना चाहिए था। लाहौर के अंदर से बहुत वेट किया और बहुत ज़्यादा वेट किया, बड़ी मायूसी के बाद फाइनली कल मैच शुरू भी हुआ, जीते भी, और एक रंगारंग तकरीब भी हमें देखने में मिली। तो ओपनिंग तो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। आगे अब आप क्या क्या प्रेडिक्शंस करते हैं? देखिए, बात यह है कि इब्तदाई मैच ये तो ऐसे लग रहा था ना जैसे जहां पर फाइनल ख़त्म हुआ था वहीं से अगली चीज़ शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस का फाइनल भी इन दोनों टीमों के माबैन खेला गया था। और जब इस टूर्नामेंट का 8वें एडिशन का पहला मैच खेला गया है तो लाहौर और मुल्तान की टीमें आमने सामने आई हैं, और लाहौर ने मैच जीता है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल और मुतहर्रिक फ्रेंचाइज है जो कि सारा बरस काम करते रहते हैं, और कल के दिन में भी उन्होंने एक बड़ा गैर मामूली फैसला किया जब अब्दुल्ला शफीक की जगह पर ताहिर बेग को ओपन करवाई गई। और ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक हैरानकुन ज़रूर था कि अब्दुल्ला जो कि गुज़िश्ता बरस जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, इस वक्त में उनकी जगह पे ताहिर बेग को मौका दिया गया है। ताहिर बेग का एक अच्छा पार्टनरशिप जरूर लगा, 60 से ज़्यादा रन उन्होंने फ़खर जमान के साथ मिलकर स्कोर किए, कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले हैं। तो आने वाले दिनों में, कल ही सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि ये बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और क्लीन स्ट्राइकर हैं, ज़्यादा और शॉट रेंज अच्छी है, तो वो इस सीजन में कुछ हैरानकुन का मुजाहरा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फखर जमान का बड़ा हिस्सा रहा है। भाई, अगर हम देखें वहाँ कल के मैच के हवाले से, अगर हम देखें तो एक तरफ तो हम लाहौर को अगर देखें तो कमाल की बॉलिंग, दो ऐसे बड़े बॉलर जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को परेशान कर देते हैं। ऐसे में हमने देखा कि दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान को अगर हम देखें तो वहाँ पे भी बड़े खिलाड़ी, बड़े बैट्समैन, रिजवान जैसे, खुशदिलशाह जैसे लोग, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुल्तान सुल्तान को। कहाँ पे आपको कोताही का जो है वो नज़र आई, जहाँ से? देखिए, ये सलाहियत का इम्तिहान था बल्लेबाजों की और बॉलर्स की, और बड़ा शानदार मुजाहिरा दोनों तरफ से हुआ है। आप देखेंगे पहले जब लाहौर ने बैटिंग की है वहां पर भी ये नहीं है कि बिल्कुल ऑल आउट गया लाहौर और इतने रन कर लिए हैं। इस पहले 20 ओवर्स में भी
ऐसे मौके, ऐसा मौका जरूर था जहाँ पर मुल्तान सुल्तान के ऊपर बड़ा भारी था, फिर उन्होंने कलंदर्स को दबाया, फिर कलंदर्स ने बाउंस बैक किया, रन ज्यादा लगाए, सिकंदर रजा, हुसैन तलब के नीचे से रन देखें, इसी तरह से आप टॉप ऑर्डर में रन देखें, तो ये उतार चढ़ाव चलता रहा है उस इनिंग्स में। बिकॉज जब मुल्तान सुल्तान की बारी आई है, आप देखें कि डोमिनेट किया है इब्तिदा में, जब खेल रहे थे शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, वो तो उस वक्त तो लग रहा था कि शायद ये 10 विकेटों से ना हार जाएं, लेकिन फिर बाउंस बैक किया कलंदर्स ने। तो जो उनका बॉलिंग का पास है, उन्होंने कल उसका मुजाहरा किया है बड़े शानदार अंदाज में। हारिस रऊफ हो, जमान खान हो, शाहीन आफरीदी हो, नए बॉल के साथ शाहीन आफरीदी का अच्छी गेंदबाजी करना, उनको स्विंग मिलना, उनका अच्छे रिदम में आना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंदा है। फिर इसी तरह से रिजवान और शान की इनिंग्स को आप देखते हैं तो वहां पर आपको प्योर क्लास नजर आती है। उन्होंने गैर मामूली शॉट्स को, इस किस्म की चीजों को जिसमें जो पावर हिटिंग वाली बात होती है या फिर कोई T20 क्रिकेट की बात होती है, उन्होंने प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ रन स्कोर किए। शान मसूद को आप देखेंगे टेस्ट मैचेस में वो उल्टे स्वीप, सीधे स्वीप लगाने की कोशिशों में आउट होते रहे, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने शॉट्स खेले तो कितनी आसानी से वो रन स्कोर करते रहे। फिर बाउंस बैक किया उसके बाद कलंदर्स ने, जब विकेट्स लिए, जब पहला विकेट लिया उसने हुसैन ने, जब और देखें वो जिस शॉट पे आउट हुए हैं वो कोई गैर मामूली थी, हालांकि उसको वो अपनी आंखों के सामने खेलते तो वो भी इससे ज्यादा बेहतर शॉट और बेहतर नतीजा हासिल कर सकते थे। फिर डेंट असल में डाला शाहीन आफरीदी ने जब उन्होंने रिजवान के विकेट ली, और उसके बाद जो असल कमर तो वो डेविड मिलर की विकेट थी हारिस रऊफ की बॉलिंग के ऊपर। आप इस कैरन पॉल को हो सकता है एक आध इनिंग्स अच्छी खेल दें इस टूर्नामेंट में, अगर सारे मैचेस खेलते हैं, लेकिन जिस किस्म की फिजिकल फिटनेस के साथ वो यहाँ पर हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, वो मतलब अगर एक उनको फायदा दे सकते हैं तो ही कैरन पॉलर बन सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से आप उनकी रनिंग में विकेट देख लें, जिस तरह से वो शॉट खेल रहे थे, वो देख लें तो लगता है कि वो हाईएस्ट लेवल के क्रिकेट के लिए, या आप इवन ये जो T20 क्रिकेट है इस तरह की, उसमें भी उनके लिए रन करना आसान नहीं होंगे। खुशदिशा का आपने जिक्र किया, लेकिन मैच लंबा हो गया था और हर मरतबा आप जो टॉप क्लास बॉलिंग है उसके खिलाफ रन स्कोर करने की आपको इजाजत नहीं देती, क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा जमान खान को, जिन्होंने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। कुछ उससे पहले बाउंड्रीज नहीं हारिस को, लेकिन जो आखिरी ओवर में जो रन बाकी थे उन्होंने स्टंप्स को अटैक करते रहे, और आप देखिए वो स्टंप्स को अटैक करने की जो उनकी आदत थी वो बिल्कुल उन्होंने उनको मैच में कामयाबी में दिलाई। और ये एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला बिल्कुल आखिर में आकर बना, क्योंकि जब शान मसूद और रिजवान खेल रहे थे उस वक्त तो बिल्कुल एक तरफा सा लग रहा था, लेकिन कलंदर ने जो बाउंस बैक किया, इसके बाद देखिए विकेट हासिल किए, फिर टारगेट के ऊपर बॉलिंग की। इमरान, अगर हम देखें लाहौर की बात हो रही है, सोहा बैठी है बड़ी एक्साइटेड है, और शुरुआत भी उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट की कि हम लाहौर जो है हमारी टीम जीत चुकी है और शुरुआत में ही जीत चुकी है। अमूमन हमने ये देखा कि लाहौर कभी बड़ी कमजोर टीम हुआ करती थी, लेकिन लास्ट PSL जो है उसकी फातेह रही और अब शुरुआत उन्होंने बड़ी कमाल की आपसे जानना चाहेंगे, एक तो राशिद खान जैसा खिलाड़ी अभी लाहौर में टीम में अभी शामिल नहीं हुआ, बल्कि है तो है शाय होप जो है, उसकी शमूलियत को आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि मिर्जा ये जो ताहिर बेग साहब हैं 31 रनों ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है, फ़खर जमान दोबारा हम देखने के बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लौटे हैं, तो क्या एक मुश्किल टास्क दीगर टीमों को ये दे सकते हैं इस किस्म की बैटिंग लाइन? और फिर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो दो कमाल के बॉलर। देखिए राशिद खान जिस पाएंगे तो मेरा ख्याल है वो स्ट्रेट अवे लियाम डॉसन की जगह टीम पे आ सकते हैं, टीम में आ जाएंगे आसानी से, कोई उसमें मसला नहीं होगा। और अगर लियाम डॉसन की जगह वो आते हैं, ओवरसीज प्लेयर है, तो आप देखें कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में कितना अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि 4 ओवर के बॉलर आ जाएंगे। और फिर जो लोअर ऑर्डर में वो बैटिंग करते हैं वो बहुत जारहाना और बहुत तेज गेंद बॉलिंग बैटिंग करते हैं लोअर ऑर्डर में, जब वो बैटिंग का उनके मौका मिलता है। और जब आप उनकी बॉलिंग देखते हैं 4 ओवर में, आप पूरा साल उनका देख लेना, कोई बहुत ही बदकिस्मत दिन होगा जिस दिन राशिद को 40 रन या उससे ज्यादा रन पड़ जाते हैं 4 ओवर के कोटा में, मगर ना वो फिनिश करते हैं अपने 4 ओवर 28, 26, 28, 26, 24, 20, 30, 31 इसी में करते हैं। तो वो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ में और ओवरऑल जो टीम का कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है ना, वो राशिद खान के आने से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके साथ शाय होप को आप देख लें, उन्होंने रखा शाय होप को, तो वो अभी जो उनका किरदार था वो किसी हद तक निभाने में कामयाब रहे, थोड़ा सा अडेप्ट और बेहतर कर जाएंगे तो और ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। लोकल कीपर भी उनके पास हैं कलंदर्स के, अगर वो लोकल प्लेयर के साथ जाना चाहेंगे
तो वो भी उनके पास एक ऑप्शन जरूर मौजूद है कि अगर शाहिद होप की जगह पे किसी और ओवरसीज प्लेयर को खिलाना चाहते हैं तो लोकल कीपर डाल के वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद अगर इनकी आने वाले मैचेस में जो आपने कहा कि ये यकीनी तौर पर राशिद के आने के बाद उनकी टीम की कुव्वत में इजाफा होगा। और जो कमजोरी की बात इब्तदाई जो साल थे 4-5 उसमें देखते हैं कि नाकामियां ज्यादा हैं, और उसके बाद लेकिन 5वें 7वें सीजन में कारकर्दगी का ग्राफ बेहतरी की तरफ गया। 7वें में वो 6ठे में वो खेले, फाइनल भी खेले, जीते। 5वें में भी मतलब 50-50 उसको कह सकते हैं। लेकिन जो ताहिर हैं इनको मैंने यहाँ पर लाहौर जिमखाना में भी प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा था, ये बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और उनको इस सतह पर अगर वो PSL में ओपन कर रहे हैं कलंदर्स की तरफ से, तो उनके लिए यहाँ जहाँ पर उनकी सलाहियतों का इम्तहान है वहीं पर उनके लिए बहुत बड़ा मौका भी है। आप देखेंगे अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस किया उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे हैं, साउंड बैट्समैन हैं, टेक्निकली बड़े साउंड हैं और टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आए हैं। और फिर उसके साथ साथ उनकी जो गुज़िश्ता बरस का PSL था उसमें भी उन्होंने बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया था। तो उनसे अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता जरूर है, क्योंकि मुझे कल ही सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि वो उनके साथ सिंगापुर भी ये खेले हैं। तो ये क्लीन स्ट्राइकर हैं बॉल के और ज्यादा अच्छे शॉट्स की रेंज ज्यादा अच्छी है इनके पास। तो वो बैलेंस बेहतर हुआ है फखर के साथ। और उनके साथ फिर आपके पास कामरान गुलाम को आप किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर राशिद खान आते हैं तो लोअर ऑर्डर में और ताकत हो जाती है। फिर डेविड वीजे हैं, फिर हुसैन तलत ने जिस तरह से कल खेला है, हुसैन को भी आप देखें तो उनकी क्रिकेटिंग शॉट्स आपको नजर आती हैं, आपकी आंखों के सामने शॉट्स खेलते हैं, क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, ग्राउंड शॉट्स भी खेल रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छी चीजें नजर आती हैं। फिर जब आप बॉलिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको ये पाकिस्तान का पेस अटैक है बुनियादी तौर पर। तो हारिस और शाहीन की मौजूदगी में इसका मतलब इमरान भाई, अगर हम देखें आज जो कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जा रहा है, अगर हम तारीख अगर चीज़ें बहुत सारे देखें मैच के पिछले साल के जितने भी रिकॉर्ड देखें तो उसमें पेशावर ज़ल्मी हमें कहीं ना कहीं उसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर नज़र आता है। 15 मैचेस मेरे ख्याल में उनका मुकाबला वो जीते हैं, उसमें कामयाबी उनको मिली है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं कराची किंग में और ये मुकाबला कितना सख्त होगा पेशावर ज़ल्मी से? आपको कौन जो है वो टफ टाइम कराची किंग को दे सकता है? देखिए बात यह है क्योंकि तब्दीलियां हुई हैं वहां पर, जैसे कप्तानी की एक बहुत बड़ी चेंज आई है और आप देख रहे हैं कि इमाद वसीम कराची की क़यादत कर रहे हैं और बाबर आजम एक लंबा वक्त गुजारने के बाद कराची से पेशावर की तरफ उन्होंने सफर अपना शुरू किया है। और जिस तरह से उनकी कप्तानी पर तनकीद होती रहती है तो बुनियादी तौर पर तो ये बाबर आजम के लिए कप्तान एक इम्तहान होगा कि वो किस तरह से अपनी इस खामी को जो उनकी कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू होती है उसको किस तरह से इस इवेंट में कुछ थोड़ा सा बेहतर करने में कामयाब होते हैं। जो आप क्योंकि आपस में साथ खेलते रहेंगे बहुत से खिलाड़ी, मोहम्मद आमिर भी हैं कराची किंग्स की तरफ से, तो ये बड़ा दिलचस्प इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि ये साथ खेलते रहे, इकट्ठे खेलते रहे, लेकिन अब अगर देखते हैं तो दोनों के माबैन जो प्रोफेशनली जो पेशा वाराना ताल्लुकात हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इस तनाजुर में ये मैच दिलचस्प जरूर हो सकता है क्योंकि लोग देखना चाहेंगे। और यही क्रिकेट का एक हुस्न भी है कि आपके जब टॉप क्रिकेटर आमने सामने आते हैं तो खेल का लुत्फ दुबाला होता है। अच्छा इमरान, ठीक है, टेक्निकलिटीज़ तो हो गई, प्रेडिक्शन भी अच्छी होगी, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली कि काफ़ी चेंजेस के बाद टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और सारी टीम्स अच्छा करेंगी। ऑल्दो ओपनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या रिव्यू करेंगे आप? हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा ग्रूव पर ज़्यादा तनकीद नहीं हुई और तराना आपको कैसा लगा और ओवरऑल सेरेमनी को कितना क्रेडिट करते हैं? देखिए जहाँ तक इफ्ताही तकरीब की बात है, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए आप जितना भी उसको एक उसमें फेस्टिवल कर सकते हैं, उसको पुरकशिश बना सकते हैं, वो करते हैं। आप मुख्तलिफ चीजें जैसे कि आतिशबाजी के ऊपर लोग बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जहाँ तक तराने का ताल्लुक है। लेकिन अभी तक अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं ना तो वो तराने का मयार वो नजर नहीं आता है जो आपको माजी में अगर आप पहले 2-3 सालों में देखते हैं अली जफर वाला दोबारा नहीं आया। अली जफर वाला दोबारा नहीं आया, वो कमी महसूस होती है। और हर साल आप जब कुछ नया करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता। वैसे इब्तदाई तौर पर अगर आप देखते हैं ना, आज भी अगर आप देखते हैं तो जो पहले
सीजन का गाना था या फिर शहजाद रॉय ने जब गाया, हाँ। तो वो दोनों लोगों के जहन में ज्यादा अच्छा नक्श ट्रॉफी छोड़ते कैसी हैं। लगी इवन हाफिज इमरान, ट्रॉफी कैसी लगी? ट्रॉफी देखें, अब वो ट्रॉफी के ऊपर भी इसका इन्हिसार है कि वो ये कहे कि मैंने लाहौर के अलावा कहीं और नहीं जाना, तो फिर तो बहुत अच्छी लगती होगी। एग्जैक्टली। चलिए हाफिज इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपने सारी बातें जो की वो बिल्कुल ठीक है, और दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक एक्टिविटी एक हैपनिंग है, लोग इससे काफ़ी खुश हैं, तो हम होपफुली कि काफ़ी अच्छी हैपनिंग होगी और सारे सिटीज़ वाले काफ़ी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट और हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। आपको बताती हूँ, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी खातून बच्ची से कराएंगे जो बेसिकली माहिर तालीम है और बहुत अरसे से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। बरतानिया में ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है सानिया ने। सानिया से फौरी तौर पर आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सुहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और खातून कहने पर माजरत, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन ऑब्वियसली यू आर यंग माशाल्लाह, डूइंग रियली ग्रेट और पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रही हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद। फिर ये बताइएगा कि ये जर्नी कैसी रही और ये ब्रेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, ये इसके बारे में बताएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो एंड फॉर कांग्रेचुलेटिंग। सुहा, ये जो है अवार्ड जो ब्रेन ऑफ द ईयर मुझे मिला, ये बरतानिया में एक यूके ब्रेन ट्रस्ट है जो 32 साल से एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है जो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहा है। सही, ठीक है। इनकी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें प्रोफेसर्स, प्रिंस मेरिक, ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस रेमन कीन, ऐसे लोग शामिल हैं जो एनुअली एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की हो, कुछ ऐसा काम किया हो जिससे तब्दीली आई हो, लोगों को फर्क पड़ा हो। हाँ। और मुझे इस साल मुझे सिलेक्ट किया गया, मैं पहली पाकिस्तानी हूँ लड़की हूँ जिनको ये ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और मुझे मिला है और मैंने जो एजुकेशन पे मैंने काम किया है, इन रिफाइनिंग एजुकेशन, इन एडवांसिंग एजुकेशन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड। That's really good। अच्छा जी, हमीद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद सानिया, से। बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बहुत अच्छा लगा, हमारे पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हों, अगर इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं बड़ी खुशी होती है। वैसे लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, अंदर लाइटर मूड कि हम जब दिमाग की बात आती है तो हमें कहा जाता है कि बादाम खाओ भैया दिमाग तेज़ हो जाएगा। आपने क्या चीज़ खाई वैसे, सच बताएं? हरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत। मैंने जो है ये बात सही है कि आपका जिस किस्म के आप फूड्स खाते हैं वो आपके दिमाग और आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। बादाम खाने के साथ साथ मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हासिल की हैं दुनिया भर में, जो एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, तो सुपर लर्निंग है वो चीज़ जो हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं। और सुपर लर्निंग के लिए मैंने पूरी दुनिया में जाके ऐसे कोर्सेज, ऐसे लाइसेंसेस हासिल किए हैं, जिसकी वजह से मैं वाहिद दुनिया में 4 लोगों में से हूँ जिनके पास सुपर लर्निंग का सीनियर लेवल पे सर्टिफिकेशन है। सो मास्टर ट्रेनर हूँ, और आफ्टर ऑल ऑफ दैट हम ये पाकिस्तान में लेकर आए हैं। सो पूरी अपनी रिसर्च, अपना पूरा काम वो किया हुआ है कि वो टेक्निक्स और वो टेक्नोलॉजीज क्या हैं जिसके जरिए इंसान की ज़हनी सलाहियतें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा ठीक है सानिया, देखिए पाकिस्तान को आपकी बड़ी अर्शद ज़रूरत है। पाकिस्तान की तालीमी मयार को, यहाँ पर सिस्टम को आप सब जानते हैं, बहुत सारे सिस्टम लैक कर रहे हैं, डेफिशिएंसीज बहुत सारी हैं, और तालीम जब तक बेहतर नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपने बहुत सारा काम किया है, पाकिस्तान यकीनन आप वापस आएंगी, और क्या आपका प्लान है इस हवाले से कि पाकिस्तान में किन चीज़ों पर अहम ऐसी डिपार्टमेंट्स पर काम करने की इस वक्त अर्शद ज़रूरत है? अगर अभी काम नहीं करेंगे तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल। मेरा जो इदारा है पाकिस्तान में, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग, उस इदारे के जरिए हम लोग एजुकेशन पे काम करें। और जो आपने बोला ना कि क्या चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए, वो है एजुकेशन, क्योंकि नौजवान हमारे मुल्क को आगे लेके चलने वाले हैं, तो उन पे अभी से काम किया जाए, उनको अभी से फ्यूचर रेडी किया जाए, तो ही एक ब्राइट फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम, जैसे एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर हम पुराने तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डे एंड एज में, जहाँ पर दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, तो हम पुराने तौर तरीकों से फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह मुल्क माजी में रहा है वैसे आगे फ्यूचर में भी होने वाला।
वाला है। जी हरमीत, तो उसी चीज को बदलने के लिए सारा अच्छा काम है। सानिया एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। जाहिर बात है आप एजुकेशन पे काम कर रही है और सवाल सुहा का बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे निज़ाम तालीम को देखें कहीं ना कहीं फुकदान बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से है। बाहर आप रह रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी नज़र से गुजरी होंगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कमियां हैं एजुकेशन में वो भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हरमीत का प्रॉब्लम हो गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी यही चीज़ें। जी हरमीत, कंटिन्यू करें, लाइन इज क्लियर नाउ। तो मैं वही सवाल करना चाह रहा था कि वो चीज़ें अगर पाकिस्तान में आती हैं एक तरफ, तो हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन का निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ के हवाले से बदलाव ज़रूरी है। तो क्या क्या अगर आप पाकिस्तान आएंगी तो किन किन बदलाव के साथ आप अपनी ये सोच को लेके आएंगी और इसको इम्प्लीमेंट करेंगी? हरमीत, मैं पाकिस्तान में ही होती हूँ। इस वक्त वर्क की वजह से ट्रैवल करी थी। हमारा इदारा यूएस में भी है और पाकिस्तान में भी है। और जो एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये नीड फील हुई कि हमें सुपर लर्निंग पाकिस्तान में लानी चाहिए, वो ये है कि एजुकेशन में रट्टाफिकेशन, रट्टा मारने का बहुत एक रुझान है, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को आप वो सलाहियत नहीं देते, वो स्किल नहीं देते जिससे वो अपने दिमाग का आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो फिर वो उनके पास एक ही जरिया बचता है एग्जाम पास करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, वो है रट्टा सिस्टम। यस, जब मैं सुपर लर्निंग की बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि कैसे कम टाइम में तेजी से और ज्यादा आप सीख सकें, सिंपली ये बात जानते हुए कि आपका दिमाग सीखता कैसे है। ठीक है, जब आप बच्चे को ये सिखा देंगे कि अगर ये किताब है तो इसको ऐसे पढ़ना है, ये किताब है तो इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे दिमाग में स्टोर करनी है, उसको आप ये बता देंगे याददाश्त कैसे काम करती है, उसको आप ये बता देंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सो दिस इज वन थिंग हरमीत जो हमें एजुकेशन सिस्टम में डालनी है, सुपर लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है सानिया, इस बात को भी कोट कीजिएगा, कंक्लूड कीजिएगा सारे सिनेरियो को कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रैक्टिकल अप्रोच कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल अप्रोच से बहुत ज़्यादा कम है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम पढ़ाते चले जाते हैं और फिर वो रट्टा सिस्टम ही पढ़ाते चले जाते हैं कि बच्चा जब पढ़ लिख कर डिग्री लेकर सिस्टम में आता है जो कि आपका मुलाजमत का है, जो आपकी कंपनीज़ है, तो वहाँ मिलता नहीं है काम करने के लिए। और क्यों? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी नहीं होती, थ्योरेटिकल पे काम किया होता है, वो भी रट्टा। तो लॉजिकल रीजनिंग के साथ, एनालिटिकल अप्रोच के साथ काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोहा। और जो आपने ये बोला कि काम नहीं मिलता या उसमें एजुकेशन जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हमारा फोकस ज़्यादा एजुकेशन पे इसलिए इस पे ज़्यादा होता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बस जल्दी से बन जाए ताकि नौकरी मिल जाए। लेकिन जैसे बिल गेट्स है, इलॉन मस्क है, ऐसे जैसे जो लोग बिल्कुल ज़हीन तरीन लोग हैं दुनिया में, ऐसा काम कर रहे हैं जो दुनिया में तब्दीली लेकर आ रहे हैं, ऐसे जीनियस बंदा क्यों नहीं हो सकता? हर इंसान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन को, रट्टे को लेकर चलते हैं। एक सवाल बिल्कुल ठीक है आपका सानिया कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? दिमाग तो हमारे पास भी है लेकिन हम परसेंट इस्तेमाल करते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। सानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो हमने लेनी है आपसे इजाज़त। इज़ अ डे ऑफ लव, सो स्प्रेड लव ऑल ओवर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।